Hello, welcome back everyone. My name is Bhavik and you are watching our YouTube channel. आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पर CUET से लेकर TGT, PGT और IIT, JEM और MSc एंट्रेंस तक के एंट्रेंस एग्जामों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपको सारी माहिती प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ से कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं पीजीटी के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं एक और अनदर वीडियो बनाने जा रहा हूं जो पीजीटी का स्पेशल रहने वाला है। आज का जो हमारा डेमो क्लास है वो पीजीटी फिजिक्स के ऊपर रहने वाला है, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, वो जो टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि दो डेमो दे दिया है या जनरल मैकेनिक्स के ऊपर, राइट। अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर लेकर जा रहा हूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स किस प्रकार का होता है और उसका क्या क्या चीजें हमारी यूजेज होती है, राइट। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करने वाले हैं। तो आ जाइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टैटिक का मतलब क्या होता है, राइट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो स्टैटिक मींस फंक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है कि फंक्शन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं कर रहा है तो उसको क्या कह रहे हैं, स्टैटिक कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्टैटिक कहेंगे। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट चेंज विथ टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ में आ गया मैंने क्या कहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट चेंज विथ टाइम, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता चला कि होता क्या है एक्चुअल में, राइट। कि अब देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी हमारे साइड में आती है तो सबसे हमारे माइंड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है और वो ये होता है कि सर चार्ज क्या है। हाँ, हम कई बार बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे चार्ज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होता क्या है, तो कि चार्ज होता क्या है सबसे पहले, राइट। व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज का यूज आप कहां कहां और किस किस प्रकार से करते हैं और किस जगह पर उसका यूज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो चार्ज होता क्या, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं लाइक चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं अनलाइक चार्ज, राइट। दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अब ये पता चले कि लाइक चार्ज का दूसरे लाइक चार्ज के साथ अगर कंपैरिजन होता है या दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं तब क्या होता है, या अनलाइक चार्ज और लाइक चार्ज मतलब दो ओपोजिशंस और दो सिमिलर चार्ज मिलकर क्या बनाते हैं और किस प्रकार से होता है। तो इसकी मैं एक आपको सिंपल डेफिनेशन देता हूं कि देखिए, आपके पास कोई अगर स्ट्रॉ है, मान के चलिए आपके पास कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज है, राइट। अगर मैं उसको प्लास्टिक की जो मेरे पास ये अगर है, समझ लीजिए, ठीक है, अगर मैं इसको किसी भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ अगर मैं इसको रब्ड करूंगा पहले अपने वुलन सिल्क या कोई भी, मतलब कि कोई भी, देखिए, मतलब कोई भी हमारे पास प्लास्टिक है, मान के चलिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ है, राइट। इट्स स्ट्रेच्ड विथ वुलन या सिल्क, कोई भी सिल्क या वुलन के क्लॉथ है उसमें आप रब्ड करोगे इसको, नॉट स्ट्रेच, सॉरी, रब्ड करोगे, राइट। उसको रब्ड करोगे तो उसमें क्या आएगा, चार्ज पार्टिकल इंप्रूव हो गए। अभी ये नॉन पार्टिकल चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर। जब मैं इसको यहां पर रब्ड करूंगा इस प्रकार से, तब इसके अंदर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल ऐड हुए, मतलब ये लाइकली चार्ज हुआ। अब मेरे पास जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे, हाँ, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारा क्या होगा, वो हो गए हमारे अनलाइक चार्ज। समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको अगर रब्ड करूंगा प्लास्टिक को, फिर उसको उसके कनेक्शन में ले जाऊंगा, तो वो चीज क्या होगी, अट्रैक्ट करेगा। यू नो देम राइट। वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, प्लस लाइक चार्ज
एंड अनलाइक चार्ज अगर आपके कनेक्शन में आते हैं, राइट, तो वो करेंगे एट्रैक्शन, राइट। अब आप मुझे बताइए कि सिमिलरली मेरे पास ये नॉन चार्ज था, मतलब अनलाइक चार्ज था, राइट। नॉन चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज था, उसी को मैंने दूसरे अनलाइक चार्ज के साथ मतलब कनेक्शन मैंने करवाया, तब वो चीज क्या होगी, उसको कहेंगे हम रिपल्सन। अनलाइक चार्ज जो था और दूसरे अनलाइक चार्ज के साथ, तो वो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। अब सिमिलरिटी और भी बनती है, तो अगर दोनों मान के चलिए कि मेरे पास अगर ये दो स्ट्रो है, राइट, मेरे पास दो प्लास्टिक के वुलन है, या मेरे पास दो प्लास्टिक है, मैंने ऐसा वुलन पे उसको स्क्रैच कर दिया, इसको रब्ड कर दिया, अब दोनों के दोनों क्या हो गए, लाइक चार्ज हो गए। तो अगर दोनों लाइक चार्ज है तो वो दोनों चार्ज भी हम उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, उसको भी हम कहेंगे रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज, मतलब यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर सेम चार्ज होते हैं तो होता है आपका पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है। तो इसके लिए चार्ज का जो होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोटेड करते हैं, और जो चार्ज होता है Ne के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये जो होता है अप्रोच वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। एक बार पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, right? N is the number of electron, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़े तो हमें सबसे पहली चीज ये याद आती है कि अगर मान के चलिए मेरे पास दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है, मतलब कि यहां से एक चार्ज है, एक पॉजिटिव Q, एक यहां से एक चार्ज है, यहां पर है एक नेगेटिव Q, मान ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने वक्त में कुछ डिस्टेंस होगा, राइट, उसको मैं कह देता हूं R, राइट, जो इसको मैं वेक्टर में लिख दिया कि ये Q1 से लेके यहां Q के जाते वक्त मान के चलिए Q1 है या Q2 है, ठीक है, दोनों को सेम चार्ज नहीं लिखता हूं, ठीक है। अगर दोनों मेरे पास चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन देम R है, अगर ये चीज है तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है, राइट, उसको कवर करने के लिए कुछ फोर्स लगेगा, हाँ? ये चार्ज को यहां से वहां तक जाने के लिए कुछ फोर्स की आवश्यकता रहेगी। उसी फोर्स को जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, वो किसके ऊपर लगेगा, दो चार्ज के प्रोपोर्शनल में लगेगा। श्योर सी बात है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, तो फोर्स चार्ज बिटवीन द Q1 एंड Q2, राइट। फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, मतलब दो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इन बीचों का डिस्टेंस, मतलब एक ये और ये, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो गया, एक का R1 एक का R2, मतलब टोटल हुआ R², राइट। टोटल डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर ऑफ द टनल, और सॉरी स्क्वायर ऑफ द फोर्स ऑन द इनवर्स प्रोपोर्शनल, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², राइट, इक्वल, ये प्रोपोर्शनल निशान कैंसिल कर दो तो K Q1 Q2 अपॉन R², जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ, जिसको हम क्या कहेंगे, कूलम्स लॉ। समझ में आ रहा है। अब सिमिलरली कंडीशन अगर वेराइटी वाइज बट गई हो, मतलब मान के चलिए कि यहां से एक और भी एक चार्ज है, राइट, हाँ, वो यहां से यहां जा रहा है, तो उसको कह देता हूं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, और ये मेरा Q3 हो गया। समझ में आ रहा है, मेनी चार्जेस, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए, मैं कहूं कि स्टूडेंट मुझे फोर्स Q2 से Q3 के बीच का मुझे फोर्स फाइंड करके दीजिए। क्या करना है आपको, Q2 से Q3 के बीच का आपको फोर्स फाइंड करके देना है, मुझे उसके बारे में आपको प्रोपोर्शनलिटी चीज दिखानी है। तो बताइए, 2 और 3 की बात कर रहे हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q2 Q3, राइट, समझ में आ रहा है। F प्रोपोर्शनल टू Q2 Q3 होगा, F प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R², F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², सॉरी Q2 Q3 अपॉन R²। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर द फोर्स, राइट, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबिलिटी। अब इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं कि देखिए कि इस किसी एक प्लेन के ऊपर बहुत सारे चार्ज है, एक Q1 एक Q2
ये Q3 और ये Qn टाइम, राइट। Qn टाइम मेरे पास चार्जेस है, समझ में आ रहा है एकदम। n टाइम मेरे पास चार्ज है, तो ये n टाइम चार्जेस को अगर मुझे लिखना हो तो इसको कुछ देखिए, यहां पर 1 2 थे तो आप लिख लिए, पर 1 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम ये करेंगे f इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n। समझ में आ रहा है, एक को कह देंगे i और दूसरे को कह देंगे j, राइट। और वो भी कहां से 1 to n के बीच में हम करेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर द कूलम्स लॉ, राइट। तो ए प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और j 1 to n इज इक्वल टू k qi qj अपॉन rij, ठीक है। अब देखें, हाँ, मुझे जहां तक पता है तब तक ये जो फंक्शन है वो वेक्टर फंक्शन है, और हमारे यहाँ पर कोई वेक्टर कंपोनेंट वाली चीजें हम दिख नहीं रहे हैं। हाँ, आपको देख रही है ना, देखिए, तो यहाँ पर कोई वेक्टर कंपोनेंट के फंक्शन में हम कोई वेक्टर वाली चीजें दिख नहीं रही, मुझे तो नहीं दिख रही, राइट। तो इस चीज को मुझे फाइंड आउट करने के लिए, सोल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक तो अपनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपोर्शनल कंडीशन देख लूं। इसमें मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, इसमें मुझे चाहिए क्या, तो देखो, ये यहाँ पर है Q1, ये यहाँ पर है Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R12। अगर ये यहाँ से इस प्रकार जा रहा है तो इसको कहूंगा मैं R12, यस और नो है। R12 का मतलब क्या होता है, R12 का मतलब होता है R2 माइनस R1, राइट। R12 का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1, राइट। इट इज एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल इज द डिस्टेंस बिटवीन देम टू चार्जेस, राइट। तो ये हो गया हमारा ये। अब बात तो वेक्टर कंपोनेंट की है, अब मुझे यहाँ पर वेक्टर दिखाना पड़ेगा, हाँ। तो मेरे पास ये r है वो 1 2 है, तो मैं देखिए तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू k एज इट इज, q1 q2 एज इट इज, r12 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगा, इसको वेक्टर दिखाऊंगा। तो वेक्टर दिखाने के लिए मेरे पास एक आवश्यकता होती है जिसको मैं कहता हूँ यूनिट वेक्टर। r12 इज इक्वल टू क्या होता है, r12 अपॉन मोड ऑफ r12, राइट। अब मुझे बताइए, आपने ये R12 को लिखने के लिए अगर कुछ पद्धति अपनाई है, मतलब इस R12 को आपको यहाँ पे डिनोटेट करना है, ठीक है, इसके लिए मतलब इसके लिए, तो ये R12 आपने यहाँ ले लिया, ये R12 आपका यहाँ आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए इसको उल्टा कर दीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो फिर समझ में आ रहा है कि R12 अपॉन R12 में लिखूं तो ये R12 मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे R12 लिखना पड़ेगा, राइट। इसको क्या कहेंगे गाइस, इसको कहेंगे f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप, ठीक है। डन, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया, सब सारी चीजें खबर पड़ गई है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, पता चल गया एकदम बढ़िया से। अब इसी प्रकार से अगर ज्यादा हो, राइट, अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स में वेक्टर दिखाने हो तो f इज इक्वल टू होता है k q1 q2 rij, सॉरी मतलब rij, सॉरी एक मिनट, इसको समेशन लिखना हम भूल गए हैं, पहले लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू k, सॉरी समेशन ऑफ i 1 to n और j 1 to n, फिर उसके बाद है k हमारा है तो k आ जाएगा, राइट, qi qj rij और rij का वेक्टर, राइट, ये स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। हो गया यूनिट वेक्टर अबाउट देम फोर्स वाला फंक्शन। डन, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अभी यहां से। चलिए इस सब को मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए।
ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इसके फोर्स के बारे में। मुझे बताइए, तो ये जो फोर्स लग रहा है, राइट, वो मानो कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगे, अगर ये फोर्स हमारा F, राइट, ये जो फोर्स है वो किसी ना किसी चार्ज पार्टिकल पे लगे तो उसको मैं Q कहूंगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पे लगेगा उसको मैं कहूंगा फील्ड E। दोनों के दोनों वेक्टर कंपोनेंट हो गए, राइट। तो E मेरे पास क्या होगा, E मेरे पास होगा स्टूडेंट KQ/R², राइट। इसी को मैं वेक्टर कंपोनेंट में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से R² R², समझ में आया। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, 1/4 की वैल्यू होती है 3.14, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻11, तो ये टोटल मिलता है 9 × 10⁹, राइट। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, जिसको कहेंगे F = QE, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताइए कि चलिए कि मेरे पास दो मास है। एक मेरे पास है ग्रेविटेशनल मास, मतलब F = G m1 m2/r², राइट। आपको पता है जब हमारा फोर्स जो ग्रेविटेशनल का होगा, उन दोनों के मास हो गए, जो उसमें मास ऑफ एक क्या होगा, एक होगा मास ऑफ अर्थ, एक होगा मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। मतलब एक होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होगा मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। ये फिक्स है, ठीक है ना। दो हमारे पास मास है, मैंने कह दिया। एक मान के लीजिए कि एक मेरे पास कूलम चार्ज है, F = K Q1 Q2 R²। अब ये दोनों चार्ज है QE और QP, राइट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज है, यहां भी लिख दूं QE और QP। चलिए, तो मुझे इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो किस प्रकार से निकाल सकता हूं बताइए। तो इन दोनों का फोर्स तो कैंसिल होगा, R² कैंसिल होगा, तो फिर आएगा क्या रेशियो में, G/K, राइट। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो G/K, G मतलब मेरे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन QE और QP, राइट। तो इन दोनों का जब मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और ये दोनों लगा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फोर्स होता है वो निकलता है। ये पता ये कि कहाँ से आता है, ये जो F = G me mp/r² होता है, तो ये कहाँ से आता है, जब भी आपके पास किसी भी प्रकार का मास हो। मतलब देखिए कि ये चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, आई नो दैट यू, आप सबको पता है, राइट, कि ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन वो लगता कैसे है, ये यूनिवर्सल लॉ है कि फोर्स इज ऑलवेज proportional to, right, force is the always proportional to the two mass। अब मैं कौन से मास के बारे में बात करूं, अर्थ का मास और खुद का मास, राइट। दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, मास, टू मास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आपका फोर्स होता है वो होता है मास के प्रोपोर्शनल में और डिस्टेंस के इनवर्स में। तो ये हो जाता है आपका m1 m2/r² और F = यहां पर G लिख दूं। G की वैल्यू B फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ये सब फिक्स होता है, 100% श्योर है। हाँ, कंप्लीट समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। बस तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, इसी प्रकार की चीजें होती है और इसी प्रकार के डाउट्स को आपको सोल्व करना होता है और इसी प्रकार के डाउट्स को आपको लगातार चेंजेस करना होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बातें थी। इसमें और चीज में जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब किसी भी पॉइंट पर मतलब यहां पर एक मैंने यहां पर एक इसके ऊपर यहां पर मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया। यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है, उसको नाम दे दिया मैंने Z। अब मैंने यहां पर एक चार्ज रख लिया पॉजिटिव चार्ज, एक यहां पे चार्ज रख लिया दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में से जब यहां पर मैं
निकालूंगा तो यह कुछ इस प्रकार से मेरा E1 और E2 निकलेगा, राइट, ये E1 और E2। तो इन दोनों फील्ड निकालेंगे ना, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। जिसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब आपका कुछ P इज इक्वल टू 2aq sin थीटा वाला फॉर्म आएगा, राइट, n कैप। ये जब फॉर्म आपका यूज आएगा तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद अगर मैं बात करूं मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में, आज ज्यादा बात नहीं करनी है मैग्नेटोस्टैटिक के, थोड़ी बहुत बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है, तो कि मैग्नेटिक फील्ड को जो भी चार्ज अट्रैक्ट करता है वो सारी की सारी मैग्नेटोस्टैटिक, राइट। मैग्नेटोस्टैटिक का सिंपल एग्जांपल के बारे में आपको बताऊं तो मैग्नेटोस्टैटिक का वन एंड ओनली वन एग्जांपल मैं आपको कहूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करे, राइट। मैग्नेटिसिटी को ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिसिटी की जरूरत नहीं है, ये फिक्स है, राइट। सॉरी, उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिसिटी की जरूरत है बट मैग्नेटिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं तो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है, राइट। पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये चीज होती है हमारी मैग्नेटोस्टैटिक्स कंडीशंस के बारे में, और ये चीज होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेन बातें इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उसी प्रकार से एम्पियर्स लॉ आता है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी करंट होता है वो जितने टाइम के अंदर, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसको कहते हैं आई को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। Then charge per unit time is called the electric current. It is also called the I, and इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। डन, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। इसी प्रकार से ये जो डाइपोल्स होते हैं, उसी डाइपोल में अलग अलग जगह पे जब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी हम किसी का निकालते हैं तो हमें मिलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं रो अपॉन एप्सिलॉन या रो इनटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। उसके बाद क्रॉस भी, अगर मैग्नेटिक फील्ड का उसी प्रकार से आप उसका डाइवर्जेंस निकालें तो उसको जीरो कहते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। मैं कहा था डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट वी, राइट। ये वी मेरे पास कोई वेक्टर का फंक्शन है, डेल मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, राइट, इंटू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। हट गया वेक्टर कंपोनेंट हमारा, राइट। डाइवर्जेंस आ गया, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। अब मान के चलिए आपके पास वी एक्स का कोई फंक्शन है, हाँ, आपके पास कोई वी एक्स का फंक्शन है, वो आपको है 2x स्क्वायर प्लस 3y, हाँ सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3y, हाँ सॉरी इसे रखते हैं ना 2x स्क्वायर 3yz। चलो इस प्रकार यहाँ पर पुट करके दिखाइए। यहाँ पर अगर करेंगे तो पहले Vx वाला फंक्शन तो में x वाला कंपोनेंट निकलेगा तो ये होगा 4x, राइट, प्लस ये सॉरी 4xyz मतलब ये y का कंपोनेंट करेंगे तब 3y मतलब 3 प्लस ये z का करेंगे तब ये 2x स्क्वायर 3y मतलब 6y, ठीक है, 6x स्क्वायर y। तो यहाँ से हमारा पता चल जाता है कि डाइवर्जेंस किस प्रकार से निकलता है। डाइवर्जेंस मतलब वन टाइम ऑफ द डेरिवेटिव करना होता है और कोई चीज़ें ज़्यादा उसमें होती नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं आज के टॉपिक के अंदर, और हमारे वीडियो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।